गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स का अगला लेसन न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखिए, न्यूटन के गति विषयक नियम सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया। 1687 ईस्वी में न्यूटन ने 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया नामक पुस्तक में गति विषयक नियम के बारे में चर्चा किया, गति विषयक नियम के बारे में लिखा। उन्होंने क्या लिखा कि न्यूटन ने उस समय गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किया। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम और न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। तो ये नियम पहला देखिए, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम देखिए, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में बनी रहेगी, या गति अवस्था में है तो गति अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गति अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात वस्तुएं अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। अर्थात क्या मतलब हुआ कि बाह्य बल के अभाव में वस्तुएं अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। यही न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम है। इस नियम से देखिए, परिभाषा से हमें बहुत ही जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन इससे निष्कर्ष क्या क्या इसकी बातें हैं। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरी बात, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। पहले क्या बताया? बाह्य बल के अभाव में वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी, गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात वस्तुएं अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। इसे न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहा जाता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए, इससे क्या होता है, निष्कर्ष क्या निकलता है? तीसरी बात कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। हर लगभग कंपटीशन में यही चीज पूछा जाता है कि नियम नहीं कभी पूछा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ये पूछा गया है कि न्यूटन के किस नियम से, न्यूटन के गति विषयक किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल की परिभाषा क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी गतिशील वस्तु को विरामावस्था से गत्यावस्था में करता है अथवा करने का प्रयास करता है। यही क्या है कि बाह्य बल के अभाव में वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में बनी रहना चाहती है, गति अवस्था में गत्यावस्था में बनी रहना चाहती है। देखिए, तो इसीलिए इस नियम से हमें क्या मिला? इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। लेकिन मेन निष्कर्ष ये निकला, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के द्वारा हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है? बल की परिभाषा। अब इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व देखिए यही है, वस्तुएं जो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं उसे हम जड़त्व कहते हैं। वस्तुएं अपने अवस्था परिवर्तन, बाह्य बल के अभाव में वस्तुएं अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करते, इसे क्या कहा जाता है? जड़त्व। जड़त्व से ही देखिए, प्रथम नियम से पहले जड़त्व का नियम आया था, इसलिए सारे जो एग्जाम्पल हैं आपके, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे नहीं है, ये किस पे है? इनर्शिया पे है। कई बार पूछा जाता है कि एकाएक गाड़ी चलने से या एकाएक बस चलने से यात्री
पीछे की ओर झुक जाते हैं। अगर बस रुकी हुई है, एकाएक स्टार्ट होकर चलना प्रारंभ कर देती है, यात्री कहाँ जाते हैं? पीछे की तरफ। और अचानक गतिमान गाड़ी या बस ट्रक में एकाएक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। टहनी को हिलाने पर फल और पत्तियां गिरने लगते हैं। ये सब जड़त्व के उदाहरण है। हम रजाई गद्दा या चटाई में धूल लग जाता है तो हम डंडे से पीटते हैं तो उसके गर्दन जो धूल के कण होते बाहर निकलने लगते हैं। ये किसके उदाहरण है? जड़त्व के। जड़त्व 3 प्रकार का होता है, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। बहुत जगह आप देखेंगे 2 ही प्रकार है। गति का कितने जड़त्व होते हैं? 3 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अब देखिए आपको एग्जाम्पल बता दिया, एग्जाम्पल फिर से देख लीजिए। पेड़ की टहनी हिलाने पर फल और पत्तियां गिरने लगते हैं, ये जड़त्व का उदाहरण है, यह न्यूटन के गति विषय प्रथम नियम पर है। दूसरा हमने कहा डंडे से मारने पर चटाई और गद्दे, रजाई या कंबल के धूल के कण निकलने लगते हैं। एकाएक गाड़ी के चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। एकाएक ब्रेक मारने पर यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये सब किसके उदाहरण है? जड़त्व के। अब न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। देखिए द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु में, देखिए द्वितीय नियम में आपने कई बार गलत तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन द्वितीय नियम को पहला देखिए विशेषता क्या है इसकी, मेन चीज विशेषता बता रहे हैं। नियम भी विशेषता है। द्वितीय नियम को इसका माने द्वितीय नियम को न्यूटन के गति विषयक वास्तविक नियम कहा जाता है। देखिए न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम को वास्तविक नियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे प्रथम और द्वितीय दोनों नियम प्राप्त, प्रथम और तृतीय दोनों नियम प्राप्त होते हैं। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम को वास्तविक नियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे प्रथम और तृतीय दोनों नियम प्राप्त होते हैं। तीसरी बात, इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। फिर देखिए अब न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम है क्या? किसी पिंड या वस्तु पर आरोपित बल, किसी पिंड या वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। माने किसी पिंड पर आरोपित बल बराबर क्या है? संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, यही है द्वितीय नियम। इतना छोटा सा है, किसी पिंड पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही इसका न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम है। अब देखिए बल का व्यंजक कैसे प्राप्त होता है। हमने आपको कहा किसी पिंड पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। मान लिया किसी वस्तु पर आरोपित बल कैपिटल एफ है, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v बढ़कर के हो जाता है कितने? t समानांतराल बाद। मान लिया किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m, उसका प्रारंभिक वेग v और t समय अंतराल पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाता है, तब क्या होगा? बल F बराबर होगा संवेग परिवर्तन। क्या होता है? संवेग परिवर्तन निकालेंगे, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग क्या है? m v और प्रारंभिक संवेग क्या है? m u बटे समय अंतराल क्या हो जाएगा? t। फिर से देख लीजिए, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, अर्थात F बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। परिवर्तन अगर निकालना है तो अंतिम संवेग से प्रारंभिक संवेग घटा देते हैं। संवेग क्या है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान m और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। जब दो वेग है, प्रारंभिक और अंतिम वेग है, तो अंतिम संवेग है प्रारंभिक संवेग हो गया। तो यह बराबर क्या होगा? एम वी माइनस एम यू बाई टी। अब यहां देखिए m दोनों जगह कॉमन ले सकते हैं। यह बराबर क्या हो जाएगा? m कॉमन लिया तो v माइनस यू बाई टी। बोलिए
क्या होगा, यह बराबर एम वी माइनस यू बाई टी। इसको आपने पढ़ा होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल को एक्सीलरेशन या त्वरण कहा जाता है। तो हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर एम इंटू ए। क्यों, क्योंकि ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन या त्वरण। तो एफ बराबर एम इंटू ए क्या हुआ, फिर से देखिए, हम आपसे बताए थे, विशेषता बता दिए थे पहले, न्यूटन के गति विषयक नियम को वास्तविक नियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे प्रथम और तृतीय दोनों नियम प्राप्त होते हैं। दूसरा, एक चीज बहुत ज्यादा पूछता है कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक या बल का सूत्र प्राप्त होता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से देखिए, बल यह बराबर एम इंटू ए, बल का व्यंजक या बल का सूत्र प्राप्त हुआ। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, आप यूपीएससी की परीक्षा या छोटी या कभी बड़ी कंपटीशन में देखेंगे तो ये प्रश्न कई बार आया है, न्यूटन के किस नियम के द्वारा बल का सूत्र प्राप्त होता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यह बराबर एम इंटू ए। अब देखिए, न्यूटन के गति विषय की कौन सा द्वितीय नियम हो गया, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या है, सरल है, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया परंतु विपरीत दिशा में। तृतीय नियम क्या कहता है, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया परंतु विपरीत दिशा में। जैसे अगर किसी को हम मारते हैं, अगर ऐसे पंच करते हैं आप, पंच करने पर उसके बॉडी से आपको हाथ में लगता है, चोट लगती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया पर, जैसे यहाँ कर दिया हमने, तो उधर की प्रतिक्रिया हमारे पास क्रिया, लेकिन ये चीज नहीं आप स्पष्ट करते हैं, क्रिया है प्रतिक्रिया। अगर पृथ्वी पर न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन होता है, अगर हम पैर जितना तेज मारते हैं, आराम आराम से करते हैं, अभी देखिए जहां दलदल होता है आपके पैर रखते मान भी धंस जाता है। आपको क्यों धंसता है, क्योंकि आपको प्रतिक्रिया बल पूर्णता नहीं मिल पाता है, इसलिए वहां हम धंस जाते हैं। अभी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के द्वारा ही बैलगाड़ी गाड़ी को खींचता है। मनुष्य का पृथ्वी पर चलना संभव किसके है, तृतीय नियम के द्वारा है। रॉकेट जो उड़ता है, रॉकेट यान जो कहते हैं छोड़ दिया, उससे क्या करता है, धुआं बहुत तेज निकलता रहता है, इससे देखिए प्रतिक्रिया बल मिलता है, इससे आप रॉकेट उड़ता चला जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया परंतु विपरीत दिशा में, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। आपको एग्जाम्पल बताया, मनुष्य का पृथ्वी पर चलना क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। उसके बाद क्या है, घोड़े गाड़ी का खींचना, ये भी जितना तेज बल लगाएगा उतना पृथ्वी उसको प्रतिक्रिया बल देती तो आगे बढ़ता है। और उसके बाद आपको बताया कि दलदल स्थान पे हमें प्रतिक्रिया बल न मिल पाने के कारण हम धंस जाते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता है। तो ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। परिभाषा फिर देख लीजिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया परंतु विपरीत दिशा में, यही तृतीय नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया परंतु विपरीत दिशा में। जैसे हम यहाँ पर बल लगा रहे हैं तो यह भी बल लगाएगी, यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया परंतु विपरीत दिशा में। तो ये न्यूटन के गति विषय का आपके नियम हुए। और आज यहीं तक, फिर अगली वीडियो में आपको फिर अगला चैप्टर या नई चीज फिर लेकर आएंगे। थैंक यू।